चलिए बेटा, अभी हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, हमने आपके साथ एंशिएंट इंडिया कर लिया, प्री इंडिपेंडेंस कर लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस कर लिया, अर्ली लिबरलाइजेशन 1981 कर लिया, और हम गए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पे। जल्दी से एक बार रिकॉल कर देते, अभी हमने क्या करा था बेटा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कौन लेकर आया था? पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर वो थे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर। इसकी नीड क्यों थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने की जो नीड थी वो थी, पहला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। बीओपी में कॉन्टिन्यूसली डेफिसिट आ रहा था, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कॉन्टिन्यूसली कम हो रहे थे, बजट में बार बार डेफिसिट आ रहा था, कॉन्टिन्यूसली बोरिंग लेनी पड़ रही थी दूसरे देशों से, जिससे फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, और लास्ट, ऑयल गल्फ क्राइसिस की आ गए थे ड्यू टू गल्फ वॉर इन 1990। गवर्नमेंट ने 1991 में बेटा सोशलिस्ट मॉडल को चेंज करके स्टेट प्लेइंग एंड ओवरराइडिंग रूल लगाया, जिसमें गवर्नमेंट का रोल कम करा और प्राइवेट के रोल को इंक्रीज करा। इसका एम था मार्केट ओरिएंटेशन करना और एक्सटर्नल ओपननेस करना, मतलब इकोनॉमी को ओपन बनाना क्लोज से। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला, सेंट्रली डायरेक्टेड हाईली कंट्रोल्ड इकोनॉमी को मार्केट फ्रेंडली मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना है, और दूसरा, जो हमारा डेफिसिट बजट आ रहा है बार बार, उसको क्या करना, रिड्यूस करना। इसके दो मेजर्स से, पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट टर्म मेजर होते हैं, जिसमें आपका फोकस होता है करेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किस पे होता है? करेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, करेक्टिंग बीओपी और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स होते हैं बेटा जो लॉन्ग टर्म वाले मेजर होते हैं, और ये फोकस करते हैं ग्रोथ में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, कंपटीशन को बढ़ाने में। क्लियर है? फिर इसके अंदर मेजर तीन पॉलिसी थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन में प्राइवेट के रिस्ट्रिक्शन को हटाई थी, प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर को सेल करके प्राइवेट को दिया था, और ग्लोबलाइजेशन में जो इंटरनेशनल ट्रेड पे बैरियर्स थे उन्हें कम करा गया। लिबरलाइजेशन में मैंने आपको फिस्कल यानी टैक्स वाला बता दिया, फाइनेंशियल यानी बैंक वाला बता दिया, कैपिटल मार्केट में बस सेबी आया उसका बताया, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल, इसमें कुछ बातें बताई थी, लाइसेंसिंग वगैरह ये सब। अब लास्ट आता है ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, छोटा सा है, 3-4 पॉइंट है गिनती के, फटाफट लिखते खत्म करते। हाँ, इतने में आ जाएगा, छोटा सा है, छोटा आ जाएगा, ज्यादा पॉइंट नहीं, 3-4 पॉइंट होंगे, लेकिन सारे पॉइंट छोटे छोटे। बेटा पॉइंट नंबर 1, ट्रेड पॉलिसी मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेड मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो रिस्ट्रिक्शन थी उस पर लिबरलाइजेशन दी। जैसे क्या करा सबसे पहले बेटा, पहला लिखो, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बेटा इसे प्यार से बोलते थे कोटा सिस्टम। क्या बोलते थे बेटा? इस सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया। तो पहला पॉइंट है, कोटा सिस्टम को हटा दिया, अबॉलिश, डिसमेंटल कर दिया। आदि कोटा सिस्टम क्या था बेटा? पहले ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लिमिट फिक्स थी कि एक पर्टिकुलर, जैसे एक साल में 1 लाख किलो शुगर आप मंगवा सकते हो, तो 1 लाख शुगर मंगवा ले तू, 1 लाख किलो, उसके बाद तू मंगवा ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन थी, दैट इज कॉल्ड कोटा सिस्टम। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन को सबसे पहले डिसमेंटल कर दिया। आज इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, टैक्सेस देने पड़ते हैं ऑन इंपोर्ट, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना मंगाना है मंगाओ, 1 लाख मंगाना है, 1 करोड़ मंगाना है, टैक्स देना पड़ेगा बस। जित एक्सपोर्ट तो अच्छा है, एक्सपोर्ट में तो टैक्स भी नहीं लगता, इंडिया में एक्सपोर्ट में टैक्स फ्री है। एक्सपोर्ट तो अच्छा है ना, बेचोगे तो बाहर से पैसा आएगा। इंपोर्ट थोड़ा हार्मफुल होता है कंट्री के कुछ एस्पेक्ट्स में। तो इंपोर्ट में पहले टैरिफ भी था, कोटा भी था, कोटा को हटा दिया और टैरिफ को कम कर दिया। टैरिफ हटा नहीं सकते ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना, फोकस ऑन आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजिम। सर मतलब बेटा सरकार ने आउटवर्ड रिजिम पे फोकस करा। आउटवर्ड मतलब होता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, हमारी कंट्री से गुड्स बाहर ज्यादा जाए और अंदर कम आए।
तो इसका मीनिंग बेसिक मतलब है कि सरकार फोकस कर दी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, और ऐसा नहीं इंपोर्ट ना हो लेकिन कंपेरेटिवली कम। पॉइंट नंबर 3, रिडक्शन एंड, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या इंटर ग्रुप 1 2 मतलब सेकंड सेकंड ग्रुप, अच्छा फाइनल आ गया आर्टिकलशिप आप, ऑल द बेस्ट। बताओ भाई। ग्रुप 2 ओनली, दोनों साथ में तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम्हें भी खाने दी, दूंगा भी नहीं, तुम्हारे काम नहीं है ऐसे, गुस्सा दिला दूंगा भी नहीं। हाँ भाई जान लेगा क्या, खा ली तुमने, तुम मुझे तो नहीं पूछा तुमने एक बार भी। अच्छा, चलो भगवान करे तुम्हें भी ये मौका मिले। है, अबे अपनी बांटने का। हाँ, वो आ रहे डब्बा पकड़े खुद बांटने लग गया, ऐसे नहीं करना। रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैरिफ्स, मैंने टैरिफ को रिड्यूस कर दिया और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। पहला पॉइंट कोटा सिस्टम हटा दिया, दूसरा पॉइंट आउटवर्ड रिजीम पे फोकस करा कि देश से गुड्स एंड सर्विस बाहर ज्यादा जाए कम अंदर आए, और टैरिफ सिस्टम को रिड्यूस एंड सिंप्लीफाई कर दिया। फोर्थ, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग फॉर इंपोर्ट्स। बेटा पहले आपको इंपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बस आपको ड्यूटी टैरिफ पे करना है, कोई कोटा नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। बेटा इंडिया में पहले ना एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड। अब इंडिया में एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना ना आरती जी। एक्सपोर्ट की ड्यूटी को रिमूव करा है, इंपोर्ट की ड्यूटी को रिड्यूस करा है। वो रिडक्शन वाला जो है ना, वो टैरिफ ब्रैकेट में लिख लेना, टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स है वो, एक्सपोर्ट पे नहीं है, इंपोर्ट्स पे। बस बेटा खत्म हो गया। अबे नहीं, ये समझ आया पक्का। अब हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बच गया सिर्फ, लेकिन उसके बीच में एक टॉपिक और भी है, मैं भूल गया था। उसके बीच में एक टॉपिक है प्लानिंग कमीशन। पढ़ा आपने प्लानिंग कमीशन, लेकिन आपने प्लानिंग कमीशन पढ़ा था, बाद में अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बन गया नीति आयोग। तो अब हमें नीति आयोग पढ़ना है पहला, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने की क्यों बनाया, और वैसे प्लान करने के लिए वही काम है। और तीसरा, नीति आयोग ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो उसने कुछ पॉलिसी जैसे बनती नहीं है, पीएम किसान योजना, जनधन योजना, ऐसी योजनाएं बना देना। तो अभी तक नीति आयोग ने क्या क्या मेजर इनिशिएटिव लिए उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो 10-12 ऑब्जेक्टिव है, 5-6 इनिशिएटिव है, वो पढ़ने। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी संडे को कराऊंगा, संडे को स्टार्ट, संडे को खत्म, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे, एक ही क्लास। ठीक है, उसके बाद मार्केट पे चलेंगे। चलो भाई, 12th में नहीं था बेटा, इतना नहीं था जितना अभी है। हेडिंग डालो बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी खत्म हो गई, चैप्टर का एक अलग फेज आ गया है भाई। नहीं नहीं, अभी इसमें ना सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मुझे पता है तुम्हें पढ़ने में थोड़ा ये बोरिंग लगेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है इस चैप्टर में, इस चैप्टर से मैं आपको मतलब गारंटेड डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है 10 में से 10 नंबर बुक है उसकी, ज्यादा नहीं तो 9। लेकिन यही चीज मैं आपके साथ ना और किसी चैप्टर में नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लैंग्वेज में लैग करोगे वहां पे। अब आपने मार्केट पढ़ लिया, 15 नंबर का आएगा, लेकिन आपके 15 में से ना
क्वेश्चन जो बनेंगे नॉर्मली वो 7-8 क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट, बाकी सब में लैंग्वेज होगी तिगड़म बिगड़म, और वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसमें कोई पंगे नहीं है भाई, पढ़ा है तो आंसर आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। क्यों? सीधा क्वेश्चन आएगा, एक्सपोर्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला, कोटा सिस्टम रिमूव कर दिया, ट्रू है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव कर दिया, ट्रू है। इंपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव कर दिया, फॉल्स, रिड्यूस करा था। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई लैंग्वेज के पंगे नहीं। नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, सेबी कब स्टैब्लिश हुआ, जो डेट्स है डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई पंगे नहीं। तो इसमें ना मार्क्स कटने के चांसेस कम है। हेडिंग डालो बेटा। हाँ जी, पूरे चैप्टर है। कम लग रहा है क्या? 10 नंबर सही है भाई। हेडिंग डालो बेटा, नीति आयोग। पॉइंट नंबर 1, बेटा आपको पता है ना, इन 1950 कौन सेटअप हुआ था जिसका काम था इकोनॉमिक प्लानिंग? सेटअप हुआ था प्लानिंग कमीशन, बेटा जिसका काम क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग करना। क्या करना? इकोनॉमिक प्लानिंग करना। ठीक है जी। इस प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाए थे? 5 ईयर प्लान्स, ये भी मैंने ऊपर लिखवाया था। और आपको याद होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से कब बना था? 1956। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन। बेटा प्लानिंग कमीशन अप्रोक्सीमेटली 64 ईयर्स तक रहा था। यानी अगर आप 1950 से कैलकुलेट करो तो 2014 तक, 64 ईयर्स 2014 तक होंगे। 2014 तक प्लानिंग कमीशन ऑपरेट कर रहा था, और 1 जनवरी 2015 को सरकार ने प्लानिंग कमीशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया, थोड़ी पावर्स और वो जो है वो रेगुलेटरी कम करी, और फैसिलिटेटर ज्यादा बनाया, जैसे आरबीआई के साथ करा था। चीजों जैसे रिजिडिटी हटाई इसकी, ये जो पूरा कंट्रोल था ना वो कंट्रोलिंग मोड से हटा के इसे हेल्पिंग मोड में डाला, और इसका नाम 1 जनवरी 2015 को क्या रख दिया? पहला क्वेश्चन तो बनेगा नीति आयोग की फुल फॉर्म और डेट। तो ये 64 ईयर्स तक चला था। आफ्टर दैट, पॉइंट नंबर 2, क्या बेटा कुछ बोल रहे हो? नीति आयोग यानी 2014 में हुआ है, 15 में आया, तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट ही आई थी, 2014 में आई थी, बीजेपी ने करा हो। 2015, इसे बोलते हैं बेटा एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी। ये नीति आयोग का नाम है। एक और याद रखना, एपेक्स, एपेक्स मतलब पता है क्या होता है? एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम। कौन सी? एपेक्स पॉलिसी मेकिंग। वर्ड क्या है? तो जो पॉलिसीज बनती है उसका एपेक्स सुप्रीम बॉडी कौन है? नहीं, कोई भी पॉलिसी बनाए लास्ट में जो रिक्वायरमेंट है परमिशन की वो किसकी है? नीति आयोग। तो दिस 1 जनवरी 2015 एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी नेम प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। पॉइंट नंबर 3, बेटा नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, मतलब नीति की फुल फॉर्म है।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विद इन इंडियाज सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 4, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। अब ये हेडिंग हो गई थोड़ी, ठीक है बेटा। जो जितना लिखवा रहा हूँ उतना याद, मतलब रीड करना है बस, याद तो कर ही नहीं पाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब मैं कुछ वर्ड दे रहा हूं, ठीक है, वो वर्ड को माइंड में फिट कर लेना, जहां जहां वो वर्ड आ रहे हैं नीति आयोग की बात हो रही है बेटा, ठीक है ना। मेजर ऑब्जेक्टिव्स, वर्ड हेडिंग है मेजर ऑब्जेक्टिव्स। पेपर आएगा इनमें से कौन सा नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव, पहला नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव बेटा ये ना विजन देता है, विजन ऑफ नेशनल, सर इंडिया के बाद क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। बेटा नेशन की डेवलपमेंट के लिए विजन देता है, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड, टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बेटा इस वर्ड को याद रखना प्लीज, जहां पे भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ गया मतलब नीति आयोग की बात हो रही है। पता है किसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म तो सुना होगा बचपन में। क्या होता है फेडरल? इंडिया एक फेडरलिज्म कंट्री है। फ्रेंचाइजी, अबे क्या, फ्रीडम, अबे चल, एनकरेज, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब होता है बेटा, इंडिया ना फेडरलिज्म सिस्टम फॉलो करता है। फेडरलिज्म सिस्टम का मतलब होता है जहां पे ना एक अथॉरिटी के पास पावर नहीं होती, जैसे इंडिया है। इंडिया में कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है जिसके पास पावर है? क्या हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है? मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, या जो कंट्री है, उन्होंने ना इंडिया को ऐसे बनाया है जहां पे सबके पास अपने अपने रोल है और अपनी अपनी पावर्स है, और कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर नहीं होती या स्टेट गवर्नमेंट नीचे नहीं होती, अपने अपने रोल है। जब कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनानी होगी जो स्टेट से रिलेटेड मैटर करती है, ये लिस्ट होती है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आओगे ना तो लिस्ट दे रखी है। एक होती है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट मतलब होता है इन मैटर्स में सिर्फ डिसीजन मेकिंग किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड होती है स्टेट लिस्ट, इन मैटर्स में किसकी डिसीजन मेकिंग चलेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो होती है जिसमें दोनों की सहमति चाहिए। तो कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सारे गवर्नमेंट सारी अथॉरिटी सेम लेवल पे है। कोई कुछ जगह पे ऊपर है, कोई कुछ जगह पे नीचे है। इसे बोलते हैं फेडरलिज्म। और नीति आयोग ये एंश्योर करता है, एनकरेज करता है कि ये फेडरलिज्म बना रहे। हर स्टेट के पास भी पावर हो, हर अथॉरिटी के पास भी पावर हो। अगर हमने पावर एक बंदे को सेंट्रलाइज कर दी तो क्या वो उसका मिसयूज करेगा? यस। तभी पावर का ना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट फेडरलिज्म। तो टू कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, और इसमें एक लाइन याद रखना बेटा, ये लाइन भी आप लिख लेना नीति आयोग के लिए। इसका मानना है स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, भाई जल्दी लिखो यार, ये खत्म नहीं हो पाएगा ऐसे। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक्स स्ट्रॉन्ग नेशन।
पॉइंट नंबर 3, थर्ड ऑब्जेक्टिव है बेटा, डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्म प्लान्स एट विलेज लेवल। अब देखो भाई, अगर ये सारी पॉलिसी अर्बन एरियाज के लिए बनाएगा तो क्या रूरल एरिया डेवलप कर पाएगा? तो इसका एक और काम होता है, विलेज लेवल पे स्मॉल पॉलिसीज भी बनाता है ताकि रूरल एरिया की ग्रोथ हो पाए। तो पहला पूरा विजन देता है नेशन की डेवलपमेंट में। दूसरा, एनकरेज करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक स्ट्रॉन्ग नेशन। तीसरा, ये डेवलप करता है प्लान्स किसके लिए? विलेजेस के लिए। बस कीवर्ड याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 4, बेटा इंश्योर करता है क्या? इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड सॉरी। मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में भी पॉलिसीज बनाता है, इंश्योर करता है कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी सही रहे, उसमें कुछ गड़बड़ ना, ऐसी पॉलिसीज बनाता है। पॉइंट नंबर 5, पे स्पेशल अटेंशन। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद नहीं करने, बस रीड करने, पॉइंट आएगा आप समझ जाओगे। यू भाई फोन रख दो प्लीज। पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी at risk of not benefiting adequately, not benefiting adequately by growth। सर मतलब बेटा नीति आयोग स्पेशल अटेंशन देता है उन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को जिनको ग्रोथ का एडिक्वेट बेनिफिट नहीं मिल रहा। मतलब ये इंश्योर करता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, रिलीजन का हो, उसको हर पॉलिसी का बेनिफिट इक्वली मिले। ये भी इंश्योर करना इसका काम है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 6 पॉइंट, बेटा ये डिजाइन करता है प्लस मॉनिटर करता है प्लस प्रोग्राम करता है प्लस इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करता है। सर क्या? लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। तो जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज है उन्हें ये सब करता है, डिजाइन करता है, मॉनिटर करता है, प्रोग्राम करता है, इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 7, प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप। प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप। सर किसके बीच में पार्टनरशिप? बेटा ये पार्टनरशिप करता है किसके बीच में? नेशनल
इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के बीच में, मतलब ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है, भी बोल सकते हो, स्टेक होल्डर्स के बीच में। और एक वर्ड याद रखना प्लीज, इसी में एक वर्ड याद रखना, थिंक टैंक्स, और से अंडरलाइन करके स्टार बना लेना। नीति आयोग वर्क एज अ थिंक टैंक, सोचता है, विचार करता है कैसे नेशनल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन हो पाए, पार्टनरशिप हो पाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो पाए, ये सब बातें। थिंक टैंक वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ये वर्ड पेपर में वो यूज कर सकता है। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एक थिंक टैंक, दो अच्छे वर्ड है इनके पास। 7 हो गया ना, बस 3 4 और बचे, 8 लिखना। ये बेटा क्या करता है, क्रिएट नॉलेज, कॉमा, इनोवेशन एंड एनकरेज एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। नॉलेज देता है, इनोवेशन एनकरेज करता है, और कोशिश करता है एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर पाए। ऑब्जेक्टिव नंबर 9, प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एजेंडा। ये डेवलपमेंट के पर्पस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि देश की डेवलपमेंट हो पाए। पॉइंट नंबर 10, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 3 वर्ड बता दिए मैंने, पहला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंपॉर्टेंट करना, दूसरा थिंक टैंक को इंपॉर्टेंट करना है, और तीसरा ये वर्ड है मेंटेन, एक फ्रेज यूज करते हैं इसमें, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स। पता है क्या बोलता है स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स? आपने कॉन्सेप्ट सुना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पढ़ा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपको आज डेवलपमेंट करनी है और फ्यूचर जनरेशन का भी सोच के चलना है, ये उसके लिए होता है। तो लिख लो ब्रैकेट में, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट तो करनी है बट सस्टेनेबल तरीके से। तो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई इसको, एक थिंक टैंक वाला और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। रट्टा कुछ नहीं लगाना, बस रीडिंग करनी है 3 4 टाइम्स, दैट्स इट। 11 देखो, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। और लास्ट 12th, एनी अदर एक्टिविटीज, any other activities as may be necessary for development, as may be necessary for development। जो इसको जरूरी लगती है वो कुछ भी कर सकता है, और कोई ऑब्जेक्टिव। पहले बताइए बेटा, नीति आयोग क्लियर है? ये तो इंट्रोडक्शन था। कब आया था, डेट याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हुए मेन 11 ही है, खत्म, फॉर डेवलपमेंट।
चलो अब मैं इनिशिएटिव बता दूं आपको जल्दी से, इनिशिएटिव बता दूं, खत्म करते फिर क्लास को बस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कितने पॉइंट हो गए थे, 4 हो गए थे ना, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना पॉइंट नंबर 5, की इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग आर। पार्थ भाई, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव लिए जाते हैं। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट करने के लिए इससे क्या इनिशिएटिव लिए वो हम पढ़ रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव ले जाते हैं। तो इसमें हम ये पॉलिसीज बताएंगे, क्या क्या पॉलिसी बनाई, 6-7 पॉइंट है। फिर से पॉलिसी का समझना नहीं, बस पॉलिसी का नाम याद रखना। इतना टाइम नहीं है मेरे पास आपको सारी पॉलिसी बताता हूं, थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग दे दूंगा बस। बेटा पहली पॉलिसी जो ये लेकर आए, आपका दिन का एक ऑब्जेक्टिव था स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए एक इनिशिएटिव लाया लाइफ, ये पॉलिसी का नाम है। क्या इनिशिएटिव है, लाइफ, ये एक योजना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये फोकस करते हैं यूज एंड डिस्पोज पे। अरे जैसे तुमने देखा नहीं आजकल, आजकल स्ट्रॉ वगैरह जो है, आप कहीं भी जाओ पेपर स्ट्रॉ यूज हो गए, प्लास्टिक स्ट्रॉ और बाकी मटेरियल के स्ट्रॉ को अब हम छोड़ रहे हैं, पेपर स्ट्रॉ पे जा रहे हैं। आप देखो मैगडी वगैरह पे आप कप्स देख लो, कोल्ड ड्रिंक वाले सारे पेपर वाले होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी है, जो डिस्पोज हो सके इजीली, प्लास्टिक नहीं हो पाता ना। तो एक पॉलिसी है लाइफ, जो फोकस करता है यूज एंड डिस्पोज, उसका गोल है ताकि क्या अचीव हो पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव। सेकंड, बेटा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया एनडीएपी, अब ये याद करने पड़ेंगे भाई, क्या है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। इसमें सारा डेटा आपको मिल जाता है कंट्री से रिलेटेड। तो ये एनडीएपी का भी एक प्लेटफॉर्म वो लेकर आए हैं, ये एक इनिशिएटिव लिया इन्होंने। फिर थर्ड याद रखना बेटा, एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है शून्य कैंपेन। क्या नाम है बेटा, शून्य कैंपेन। अब ये किससे रिलेटेड है, बस वो याद रखो, शून्य कैंपेन रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इसमें किस पे फोकस करा था नीति आयोग ने, डेवलपमेंट ऑफ, टू इंप्रूव एयर क्वालिटी। क्या ये बात समझ आती है बेटा। पहला लाइफ का कैंप, लाइफ लेकर आए, डेवलपमेंट ऑफ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनडीएपी लाए, शून्य कैंपेन लाए। अब आपको पेपर में था क्या बोलेगा, नीति आयोग ने इनिशिएटिव लिया था टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी बाय डेवलपिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या कैंपेन था, शून्य कैंपेन, ऐसे दे देगा। 4 लिखना बेटा, एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ई अमृत, ये भी एक सरकार की नीति आयोग की योजना है। हाँ, जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखो, बसेस आ रही है, कैब्स देख रहे हैं तूने, कैब्स भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक आ रही है। तो ये सरकार प्रमोट कर रही है, सब्सिडीज देंगी। इसमें क्या होगा, सब्सिडीज देंगी भाई, गाड़ियां लो इलेक्ट्रिक, हम सब्सिडीज देंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री में, कोई कॉस्टिंग ही नहीं है। अब ये हमेशा फ्री रहेगा नहीं, आज से 2 4 5 साल बाद ही कॉस्ट पैसे लगने लग जाएंगे। लेकिन अभी सरकार को प्रमोट करना है, प्रमोट कैसे होगा, जब बेनिफिट देगी, दे रही है भाई। ई अमृत नाम की कैंपेन है, ये क्या है बेटा, इसमें लिखना वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जो देता है ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो याद रखना, शून्य कैंपेन भी ईवी के लिए है, लेकिन ये डेवलपमेंट करता है, एयर क्वालिटी को बेटर करता है। ई अमृत सिर्फ ईवी की क्या देता है, इंफॉर्मेशन। ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सारी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लेना।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बेटा एक पॉलिसी आईपीआई, फुल फॉर्म याद रखना, इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स। बस इसमें कुछ लिखवाया है नहीं। सेकंड लास्ट लिखो पॉइंट नंबर 6, बेटा एक कॉन्सेप्ट एक और वो है, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल इकोनॉमी। मिथेनॉल पता है आपको क्या होता है? बेटा शुगर केन होता है, शुगर केन गन्ना, जब आप शुगर केन का रस निकालते हो, जूस निकालते हो, तो वो तो मल्टीपल काम आता है, जूस पीते हैं, उससे आपको पता हो गुड़ भी बनता है, शुगर भी बनती है, ब्राउन शुगर। जो उसका वेस्ट बच जाता है ना, जब गन्ने के जूस वाले भैया गन्ने का जूस निकालते हैं, तो वो वेस्ट बच जाता है, वो कट्टे में डाल देते हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें हमने ये डिस्कवर करा कि उस शुगर केन के वेस्ट से उसको डिकम्पोज करके एक ना ऐसा गैस निकलता है जो नेचर में इनफ्लेमेबल होता है, मतलब आग पकड़ लेता है, और उस गैस का नाम है मिथेनॉल। और अब हमने इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर ली है कि हमने ऐसे इंजन बना लिए हैं जो मिथेनॉल पे चलते हैं। पहली गाड़ी आ भी गई है, पता है कौन सी? इनोवा। इनोवा कार है ना, तो टोयोटा ने पहली इनोवा लॉन्च करी थी लास्ट ईयर विद मिथेनॉल इंजन। ये बहुत क्लीनर है, ये बहुत सस्ता है, इकोनॉमिकल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो अच्छी बात है। नितिन गडकरी ने अपने उसमें बिल्कुल दबा के बोला कि इथेनॉल इंजन आज से 10 साल बाद सिर्फ इथेनॉल इंजन चलेंगे। और आपको बताओगे डीजल तो बंद हो रहा है, डीजल इंजन तो सीधा बंद हो रहे हैं, आज से 2-3 साल बाद आपको डीजल मिलेगा भी नहीं, गाड़ी वाड़ी सब बैन, सब क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल के हार्म होता है। तो मिथेनॉल इकोनॉमी करके कॉन्सेप्ट लाए हैं, जिसमें वो क्या करेंगे बेटा, जिसमें वो रिड्यूस करेंगे इंडियाज ऑयल इंपोर्ट। जो इंडिया ऑयल के इंपोर्ट करता है ना, उसे क्या करेंगे? रिड्यूस। एंड ग्रीन हाउस गैसेस, आपको पता है ना बेटा, पेट्रोल डीजल जब आप बर्न करते हो तो CO2 वगैरह रिलीज होता है, ये ग्रीन हाउस गैस है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियां होती है। तो गवर्नमेंट का एम है मिथेनॉल इकोनॉमी बनाना है, इंडिया के ऑयल के इंपोर्ट कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, एनवायरमेंट अच्छा होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट नंबर 7 लिख लो। एक और उनका विजन है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट। ये एक और पॉलिसी है, गोल्ड गोल्ड। नीति आयोग का प्लान है कि इंडिया में बहुत अच्छा गोल्ड है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का गोल्ड है, क्वांटिटी में भी अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है। तो हम एक्सपोर्ट्स को स्टिमुलस करें और ग्रोथ करें, मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ाए और इंडिया को एक गोल्ड मार्केट में ट्रांसफॉर्म करें। अभी तक इंडिया से कोई, आपको पता है ना, इंडिया में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गोल्ड है इंडिया के पास, आंटियों के पास, इंडिया की, हमारी मम्मियों के पास। जेन्युइनली बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिजर्व इंडिया के पास है, मतलब उनके RBI के पास नहीं है, इंडिविजुअल्स के पास है, हमारे पास पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया एक गोल्ड मार्केट बन सकता है, लेकिन अभी बना नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं पहनता, इंडिया में पहनते हैं। तभी तो इंडिया में कान वान भी कट जाते हैं आंटियों के। सुनिए तुमने न्यूज, झुमके निकालने का कान काट के ले गया। हाँ, मेरी मम्मी मुझे पहनने नहीं देती। अभी तुमने एग्जाम्पल देख लिया सौरभ सर का आज।